We all want to make big in life, don't we? However, in order to make big in life, what is the first step? The first step is to act. The first step is to act upon the first step. And many people fail to do so. Why? Because उनको डर लगता है कि वो फर्स्ट स्टेप उठाने से अगर वो गलत हो गए तो क्या होगा. So ladies and gentlemen, warm welcome to all of you in today's video, and I'm back with my favorite work, which is quotation and explanation of the quotation via examples. I am your friendly educator. I am your educator for essay writing, for IR and for internal security, and my name is Kuber Singh. I have a quotation for all of you which is there on the screen. The cost of being wrong is less than doing nothing, and this was one of the topics which had come in your UPSC 2024 essay writing paper. All right, so let's have a look. Now what I'm going to do is I am going to discuss a couple of examples from the startup sector, from the business world. Now अक्सर हम क्या करते हैं कि हम कोटेशन को पहले इंटरप्रेट करते हैं एंड देन वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्म आवर माइंड कि कैसे हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इनमें से कैसे हम एग्जांपल्स उठा के हम वैलिडेट कर सकते हैं अपने इंटरप्रिटेशन को ऑफ द कोटेशन. लेकिन आज 5 एग्जांपल्स आपके साथ मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो एंटरप्रेन्योर्स की फील्ड में से हैं, वो बिजनेस जगत में से हैं. आइए देखते हैं. तो पहले तो इंटरप्रिटेशन, सिंपल सी बात समझें. ये कोट कहता है कि भैया रिस्क तो उठाना पड़ेगा. किसी भी काम में अगर आपने हाथ उठाया है वो काम या तो आपके फेवर में भी हो सकता है या आपके फेवर में नहीं भी हो सकता है. अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी. आप सोच के चलते हैं कि कल सुबह बारिश होगी, आपका मन करता है कि बारिश वाला दिन हो, आपको ऑफिस लेट जाने का मौका मिले, लेकिन सुबह उठ के धूप होती है. नेचर इज वेरी अनसर्टन. आपको लगता है कि कल मौसम अच्छा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन मौसम अच्छा नहीं निकलता है. आप सोचते हो कि मैं अपना IAS की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं और मैंने तो पहले ही अटेम्प्ट में अपना ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ जाना है, बट ऐसा नहीं हुआ. सो अनसर्टनिटी तो इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेस, इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस. एंड रिस्क उठाना पड़ता है, रिस्क को एम्ब्रेस करना पड़ता है, बिकॉज you never know that what is going to happen, but what is important for you to do is that you have to act upon. Now entrepreneurship, innovation या even personal development की बात करें, जो path है towards success, that is paved with repeated failures, that is paved with experimentation and taking chances. अगर repetitively हम fail नहीं होंगे तो हम कैसे successful बन पाएंगे? कितने examples हैं हमारे सामने? Thomas Edison, Albert Einstein, Isaac Newton, APJ Abdul Kalam, Elon Musk, so many examples in front of us, so many examples in front of us जो हमको ये बताते हैं, ये demonstrate करते हैं that continuously fail होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक long lasting success चाहते हैं. So अब ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा fail होते रहें, लेकिन हमने देखा है, हमने अपने तजुर्बे से देखा है, हमने लोगों के तजुर्बे से देखा है कि बहुत सारे जो महान लोग हैं, जो महान शख्सियत हैं, जो बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, वो भी अपने लाइफ में फेल जरूर हुए हैं. और एक्शन को अवॉइड करना बिकॉज आपको फेलियर से डर लगता है, ये आपको रोकेगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होगा कि आप आगे ना बढ़ पाए. मैं पहले बात करूंगा एयरबीएनबी के बारे में. ना एयरबीएनबी के जो फाउंडर्स हैं, ब्रायन, जो एंड नेथन, इन्होंने पहले ये प्लेटफॉर्म 2008 में लॉन्च किया था. 2008 में ना तो इतना हमारे पास कोई 5G था, ना इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनेट था, कोई इतना ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन नहीं था. ये लॉन्च बेशक अमेरिका में किया था, लेकिन तब वहां पे भी इतना ज्यादा डिजिटल इकोसिस्टम नहीं था. लेकिन लीव अपार्ट द डिजिटल इकोसिस्टम, बट द वेरी आइडिया कि आप स्ट्रेंजर्स को किसी के घर पे कैसे अलाउ कर सकते हैं रहने के लिए, क्योंकि अब ऑब्वियसली दैट इज वेरी वेरी अनकन्वेंशनल, दैट यू आर अलाउइंग स्ट्रेंजर्स, यू आर अलाउइंग पीपल जो कि वेकेशन पे आए हैं और आप अपना घर उन्हें दे रहे हैं. मे बी आप 1 या 2 कमरे अपने घर में दे रहे हैं कि वो रह सकें जितने भी टाइम वो वेकेशन पे आए हैं. और बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये मॉडल तो कभी काम नहीं करने वाला है, हाउ विल दिस मॉडल वर्क. तो शुरुआती दिनों में उनको बहुत स्ट्रगल हुआ कि इस आइडिया के प्रति वो अट्रैक्शन लेके आ पाए, इस आइडिया के प्रति वो वैलिडेशन लेके आ पाए. और बहुत सारे लोगों ने उनको ये भी एडवाइस किया कि आपको इस बिजनेस के लिए कोई पैसे नहीं देने वाला है, आप बेटर है इस आइडिया को अबैंडन कर दो.
लेकिन अब उनके पास ऑप्शन थी, या तो वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते, कुछ ना करते, लेकिन उन्होंने रिस्क उठाया। उन्होंने अपनी अप्रोच में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए, अपनी अप्रोच को ऐसा नहीं है कि रिजिड अप्रोच के साथ वो चलते रहे। दे वर ओपन फॉर सजेशंस, दे वर वेलकम फॉर सजेशंस। उन्होंने कई सारी स्ट्रैटेजीज को ट्राई किया, उन्होंने प्रोफेशनल फोटोज प्रोवाइड करी ताकि इंटरनेट पे लिस्ट कर सकेंगे, भैया ये वो घर है, इसमें ये 2-3 कमरे हैं, साफ सुथरे वॉशरूम है, बालकनी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, वाईफाई है, ताकि जो लोग आते हैं, वेकेशन पे आते हैं, वो पहले तो फोटोज देख के पहले रिलाय कर सके कि हाँ यार फोटोज में तो ये घर या ये कमरा दिखने में अच्छा लग रहा है। इजंट दैट व्हाट वी डू? आप कहीं अगर गोवा बीबो या मेक माई ट्रिप पे अगर आप बुकिंग करते हैं होटल की, आपने कहीं घूमने जाना है, तो पहले आप देखेंगे कि वो होटल के रिव्यूज कैसे हैं, आप वो होटल की पिक्चर्स देखेंगे, आप ये भी देखेंगे कि वो होटल के 1 स्टार रिव्यू ज्यादा हैं कि 5 स्टार रिव्यू ज्यादा हैं, ओवरऑल रेटिंग्स देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे, एंड देन यू विल मेक अप योर माइंड। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो हुआ है कि पिक्चर्स में कोई होटल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप वहां पे जाओ तो वहां पे लगता है कि कहां पे आ गए हो। तो ये सब चीजें एयरबीएनबी ने करनी शुरू करी, प्लेटफॉर्म के डिजाइन को बेटर करने की कोशिश करी, और उस वक्त जितना भी सोशल मीडिया अवेलेबल था, यानी कि उस वक्त तो फेसबुक था और शुरू में ट्विटर आया था, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी लेवरेज करने की कोशिश करी अपने काम को बढ़ाने के लिए। लेकिन एक बहुत अहम फैसला उन्होंने किया, वो था डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन। अब ये जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होता है, यानी कि यूएस में 4 साल में एक बार होता है प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने के लिए, यानी कि डेमोक्रेट्स जो होते हैं जब अपने प्रेसिडेंट को, कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं, तो डीएनसी यानी कि डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होता है। ये तो आपको पता ही है ना कि 2 तरह के पॉलिटिशियंस, 2 तरह की पार्टीज हैं अमेरिका में, एक डेमोक्रेटिक्स है और एक डेमोक्रेटिक्स है और एक रिपब्लिकन्स है, तो ये तो आपको पता है। तो 2008 में ये डिसीजन उठाया था एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने कि चलो इस कन्वेंशन में ना हम एयरबीएनबी को भी प्रमोट करेंगे। नाउ इवन दो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि ये जो पर्टिकुलर इन्होंने आइडिया सोचा है कन्वेंशन पे जाके इसको प्रमोट करने का, ये सक्सीड करेगा, इनको इस बात की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना इनके लिए, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। एंड that helped this particular convention पे attend करने से that helped the founders to gain them not only the users attention but also the investors attention, and by making these decisions they learned invaluable lessons about customer needs and behaviors. Now they were committed all this while to act upon, despite कि ये फैसला उनका गलत हो सकता था, जैसा भी हो सकता था, अल्टीमेटली एयरबीएनबी आज एक $multi-billion कंपनी है। एंड अगर वो वेट करते या सिर्फ ये सोचते कि नहीं यार लोग ये बात को पसंद नहीं करेंगे, लोग, मतलब हम लिमिटेशन लेके आते हैं। देखो मैं एक टीचर हूं, मैं एक ऑनलाइन एडुटेक प्लेटफॉर्म पे काम करता हूं, डे टू डे हम कई सारे कोर्सेज निकालने की सोचते हैं, लेकिन अगर हम ये सोचे कि नहीं ये वाला कोर्स निकालेंगे, प्राइस ज्यादा होगा, कोई लेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, अरे निकालो तो सही। आप हमेशा प्राइस के मामले में क्यों सोचते हो कि प्राइस ज्यादा होगा तो कोई उठाएगा नहीं? आप ये देखो कि आप उस कोर्स में कितने फीचर्स दे रहे हो, कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हो। तो हम कई बार ना अपने आप को खुद ही लिमिट कर देते हैं ये सोच के कि लोग हमको वैलिडेशन नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी दे रहा है, अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन दे रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हो, गाड़ी है, एजुकेशन प्रोग्राम है, मोबाइल फोन है, हेयर ड्रायर है, कुछ भी है, टूथपेस्ट है, लोग बाय करते हैं। एंड देयरफॉर ये कमिटमेंट थी एयरबीएनबी के फाउंडर्स की टुवर्ड्स building up a brand, towards adding value in the lives of their customers, and today it's one of the most successful platforms in sharing economy. सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपके साथ बात करूंगा पेपैल के बारे। तो शुरुआती दिनों में पेपैल बहुत स्ट्रगल कर रहा था अपने पैर जमाने के लिए, और इनिशियली इस कंपनी का नाम क्या था, कॉन्फिनिटी, और इसका फोकस क्या था, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था कुछ सर्टेन लाइक डिवाइसेस के लिए, पाम पैलेट डिवाइसेस के लिए। ना मैं अर्ली 2000s की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे फाउंडर्स ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, अच्छा मैं आज से 20-22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तब डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल वॉलेट, इस सब का जमाना नहीं होता था। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहाँ होती थी, ऑनलाइन पेमेंट कहाँ होती थी, ये तो मेरे ख्याल से लेट 2000s में जाके, यार रिमेंबर, क्योंकि मैं तब कॉलेज में था, डेबिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू होता है, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज इंडिया में खुलती हैं, एंड देन इवेंचुअली यूएस में तो चलो अमेजोन वगैरह पे तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो रहा था, लेकिन इंडिया में तो बहुत बाद में आया है ये सब कुछ। लेकिन फाउंडर्स ने एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, उस वक्त एक ऐसा आइडिया सोचा जो कि शायद कोई भी नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार था, डिजिटल वॉलेट फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आपको ये भी पता है कि आज के टाइम पे भी हमारे पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो कितना डरते हैं कि नहीं यार पेटीएम यूज नहीं करना, फ्रॉड हो जाता है, पैसे कट जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना। अभी भी कितने सारे लोग हैं इंडिया में जो कि कैश
से ही प्रेफर करते हैं ट्रांजैक्शन करना। तो सोचो, मैं तो आज से 20-22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये बहुत रिस्की डिसीजन था उस टाइम पे, बिकॉज ऑनलाइन पेमेंट्स एक बहुत नया कंसेप्ट था। आपको ये भी बता दूं, चलो अगर मैं अमेरिका की ही बात करूं, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इंडिया में अभी बहुत ज्यादा है। इतना तो डिजिटल इकोसिस्टम अभी किसी कंट्री में नहीं डेवलप हुआ जितना इंडिया में हो चुका है। लेकिन आज से 20-22 साल पुरानी बात कर रहा हूं, तब ऑनलाइन पेमेंट्स एक बहुत नया कंसेप्ट था। और फाउंडर्स जो थे पेपाल के, उनको कोई गारंटी नहीं थी कि ये आइडिया सक्सीड होगा। लेकिन अनसर्टनिटीज के बावजूद, दैट इज व्हाट द ब्यूटी इज, दैट यू एम्ब्रेस द अनसर्टनिटीज, यू एम्ब्रेस द फेलियर, यू एम्ब्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। पेपाल ने नोटिस करा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड। ईबे, जो कि एक बहुत बड़ा एक मार्केट प्लेस था, एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स साइट थी, मैं आज अभी भी है, लेकिन मैं आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूं। ईबे के सेलर्स, दे वर ऑर्गेनिकली अडॉप्टिंग द प्लेटफॉर्म टू कलेक्ट पेमेंट्स। अब प्रॉब्लम थी कि जो बायर्स और सेलर्स हैं जो कि इस मार्केट प्लेस पे आते थे, बिकॉज ईबे उस वक्त लार्जेस्ट ऑनलाइन ऑक्शन साइट भी था, तो जो बायर्स और सेलर्स हैं वो एक दूसरे से पैसे कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी पेपाल ने देखा, और इस अपॉर्चुनिटी को सेंस करते हुए पेपाल ने पिवट किया टू सपोर्ट द ईबे यूजर्स, और एक्टिवली मार्केटिंग करना शुरू किया टू ईबे सेलर्स एंड बायर्स कि आप पेपाल के वॉलेट के जरिए एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे ले दे सकते हैं। और ऐसे फीचर्स बनाए जो कि ईबे के बायर्स और सेलर्स को ही बेनिफिट करेंगे। अब इस पर्टिकुलर जो पिवट किया पेपाल ने टुवर्ड्स दिस मॉडल, इसमें रिस्क थे, कंसर्न्स थे कि फ्रॉड हो सकता है, अकाउंट सिक्योरिटी के बारे, ये भी लोगों के माइंड में ये भी फेयर हो सकता है कि ये पेपाल क्या हमारे पैसे सेफ रखेगा, क्या वॉलेट में हमारे पैसे सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन देखते ही देखते रिस्क उठाया, देखते ही देखते पेपाल स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी क्विकली एंड बिकेम द प्रेफर्ड पेमेंट मेथड ऑन ईबे। ये डिसीजन बहुत ही क्रूशियल रहा पेपाल की रैपिड ग्रोथ के लिए, और अल्टीमेटली आज से 22 साल पहले 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन के लिए एक्वायर किया था। तो अगर पेपाल के फाउंडर्स हेसिटेट करते कि भाई हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो फेल हो सकता है, रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और हम केवल ईबे पे ही फोकस करेंगे तो हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, तो शायद वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर जाते। $1.5 बिलियन 20 years back, 22 years back, it's not a small amount, it's a big amount. Instead, they embrace the potential for being wrong. And that decision laid the very foundation for PayPal's success as a leading online payment platform. थर्ड एग्जाम्पल आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं Amazon प्राइम के बारे। अब Amazon प्राइम आज के टाइम पे तो खैर आप कितने ₹1000 से कम में आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। Amazon प्राइम तो आजकल बहुत हर किसी के फोन पे है। आजकल तो अगर आप रिचार्ज कराते हैं, लेट्स से आपने कोई बड़ा रिचार्ज एयरटेल का या कोई भी आपका जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उसका करते हैं, आपको Amazon प्राइम तो फ्री में भी मिल जाता है। मैं अगेन आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। Amazon ने जब Amazon प्राइम लॉन्च किया था 2005 में, एक बहुत रिस्की मूव था। 1 साल की एनुअल फीस थी, लेकिन कस्टमर्स को ये गारंटी थी कि आप अनलिमिटेड 2 डे शॉपिंग कर सकते हैं, आपको ऑर्डर्स बहुत टाइमली मिल जाएंगे। अगर आप नॉन प्राइम कस्टमर हैं तो उनके मुकाबले आपको ऑर्डर्स जल्दी मिल जाएंगे और आपको बहुत सारे आइटम्स पे बहुत सारे डिस्काउंट भी मिलेंगे। अब लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा कि यार ये इतने डिस्काउंट देना, 2 दिनों में 1 दिनों में डिलीवरी देना, दैट कुड हर्ट Amazon's प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। लेकिन Amazon ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई कुछ ना करने से बेहतर है हम मार्केट में ऐसा डिस्ट्रप्शन लेके आए कि हम एटलीस्ट अपने कस्टमर्स की लाइफ में वैल्यू डाल सकते हैं, और अगर कस्टमर की लाइफ में वैल्यू डालेगी, कस्टमर हमारे साथ लॉयल रहेगा, तो हमारा बिजनेस मॉडल तो डेफिनेटली ग्रो करेगा। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट रिस्क इन्वॉल्व थे, Amazon Prime became one of the company's most successful services, driving customer loyalty and increasing spending. Amazon को ट्रांसफॉर्म कर दिया into the e-commerce giant जो कि आज जिसको हम जानते हैं। और ये एक्शन जो कि Amazon ने उठाया, जेफ बेजोस ने उठाया, दैट पेड ऑफ। रिस्क था, लेकिन आज देखिए Amazon Prime के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं वर्ल्ड वाइड, कि इनिशियल रिस्क जो उठाया जेफ बेजोस ने, दैट वाज वर्थ टेकिंग। चौथा एग्जांपल मैं बात करूंगा नेटफ्लिक्स के बारे। हो सकता है कि आपको ये लेक्चर ऐसा लग रहा हो कि शायद कुबेर सर कोई MBA क्लास को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं डेलिबरेटली ये 4 एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता था जो कि आपके GS से रिलेटेड नहीं है। सी दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एसए कोर्स जो कि मैंने बनाया है, कि मैं बहुत डाइवर्सिफाइड एग्जाम्पल शेयर करता हूं इवन फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर, जो कि हमको थोड़ा एज देने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे 5 एग्जांपल्स मैंने कॉर्पोरेट ब्रांड्स के डिस्कस कर रहे हैं, मे बी अगले वीडियो में मैं किसी और टॉपिक को डिस्कस करूं, बट द पॉइंट इज कि जितनी डाइवर्सिटी हम अपने ऐसे में लेके आ पाएंगे और जितनी डाइवर्सिटी के साथ एग्जांपल्स का इस्तेमाल करके हम कोटेशन की इंटरप्रिटेशन को वैलिडेट कर पाएंगे, उतना ही फायदा है। 2007 में नेटफ्लिक्स ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया।
2007 से पहले नेटफ्लिक्स ना डीवीडी रेंटल सर्विस के प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता था। डीवीडीज, आपको मूवीज देखनी है तो आपको डीवीडीज रेंट आउट होती थी। उस वक्त ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो बहुत एक नया और अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी प्रोसेस था। अभी तो देखो ओटीटी कितना ज्यादा, अब तो कितने आपके टीवी पे 3600 ऐप्स होंगे, और बिलीव मी आपके पास सारे के सारे अगर ओटीटी ऐप्स भी हो ना, तभी भी आप सारे के सारे वेब सीरीज नहीं देख पाते हो। जिंदगी निकल जाती है लेकिन आपकी वेब सीरीज खत्म नहीं हो पाती है। लेकिन उस वक्त 2007 में बहुत लोगों ने बिलीव करा कि कस्टमर्स ना फिर भी ये ऑनलाइन देखने से बेटर डीवीडीज को ही प्रेफर करेंगे, सीडीज को प्रेफर करेंगे। मैं खुद आपको बता रहा हूं कि हम भी ऐसे सीडीज लेते थे, डीवीडीज लेते थे। जो मूवी देखने का टाइम नहीं मिला थिएटर में, सीडी उठा ली अपने कंप्यूटर में। तब तो चलो लैपटॉप आ गए, पहले तो और तरह के कंप्यूटर्स होते थे जहां पे आप अपनी सीडी डालते थे, सीडी ड्राइव को खोलते थे। आज के टाइम पे कहाँ ये सब चीजें आती हैं? आज के टाइम पे आपको सीडी ड्राइव लैपटॉप्स में कहाँ मिलती है? लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अब इस शिफ्ट में काफी सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व थी और इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व थे, बिकॉज नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल मॉडल काफी लंबे समय तक प्रॉफिटेबल था और लोगों के माइंड में भी फेमिलियर था। लेकिन नेटफ्लिक्स ने रिकॉग्नाइज किया पोटेंशियल ऑफ स्ट्रीमिंग, कि भाई ये जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है ये फ्यूचर है ऑफ द एंटरटेनमेंट। और नेटफ्लिक्स का ये विजन था। देखो, आपको विजन ऐसे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके माइंड में ना एक लीडर में ना एक विजनरी स्पिरिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार आज जो मॉडल चल रहा है ना, जरूरी नहीं है कि आगे भी चलेगा, आगे कोई नया मॉडल आ पाएगा। तो आपको बदलते समय के साथ, एक तो वो होते हैं जो कि बदलते समय के साथ फैसला उठाते हैं, एक वो होते हैं जो कि समय बदलने का वेट नहीं करते हैं, वो समय से भी काफी आगे होते हैं और वो फैसला उठाते हैं ये सोच के कि आने वाले समय में यही टेक्नोलॉजी या यही प्रोसेसेस अपनाए जाएंगे। और नेटफ्लिक्स ने रिकॉग्नाइज किया इस पोटेंशियल में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में कि ये फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट है, और ये भी बिलीव करा कि डीवीडी रेंटल्स के साथ अगर हम स्टिक अराउंड करेंगे तो शायद हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो ज्यादा सस्टेनेबल ना हो और हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। डिस्पाइट द रिस्क, नेटफ्लिक्स का जो मूव था इनटू स्ट्रीमिंग दैट पेड ऑफ इनॉर्मसली, व्हिच मींस कि यू हैव टू इनोवेट टू सर्वाइव। कोई भी ऐसा ब्रांड बता दो, देखो कोई भी, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, कभी ये मत सोचना कि आप सेफ हो। मैं भी सेफ नहीं हूं जहां पे मैं काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी तब तक चल रही है जब तक हम कुछ इनोवेटिव तरीके से प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। अगर हम बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाएंगे, अगर हम इनोवेशन लेके ही नहीं आएंगे, कोई नई तरीके से हम प्रोडक्ट्स आपके सामने रखेंगे नहीं, तो भाई बहुत सारे यहाँ पे एडुटेक कंपनीज बैठी हैं, कोई भी आके कभी भी बहुत सारे बच्चे उठा के लेके जा सकती है और किसी की दुकान कभी भी खत्म हो सकती है। मैं आपको फ्रैंकली बात बता रहा हूं। तो इनोवेशन और विजनरी डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने ऐसे फैसले उठाने हैं। आज नेटफ्लिक्स देखिए वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है ग्लोबली, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, और इसने रीडिफाइन करा है कि नहीं करा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। तो ये डिसीजन दिखाता है कि हाउ टेकिंग एक्शन डिस्पाइट द रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग कैन ओपन अप एंटायरली न्यू मार्केट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। और लास्ट एग्जांपल आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा टेस्ला का। इलॉन मस्क ने जब टेस्ला ज्वाइन किया 2004 में, क्या आपको लगता है आज से 20 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का आइडिया लोगों में बैठा भी होगा, लोगों को हजम भी हुआ होगा? उस वक्त आज से 22 साल पहले पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ही 30 रुपया 20 रुपया होता था। लोगों को क्या पता होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ सकती है, और कितनी लिमिटेड रेंज थी और कितनी हाई कॉस्ट थी ऑफ ईवी टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स वो तो बहुत स्केप्टिकल थे, और इतने सीरियस नहीं थे कि हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इन्वेस्ट करना है। क्यों इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इन्वेस्ट करना है कि अरे इलेक्ट्रिक गाड़ियां कहां से चलेंगी, कैसे चार्ज करोगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को? लेकिन टेस्ला का विजन देखिए, टेस्ला काफी आगे था ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स के मुकाबले। टेस्ला को कई सारे चैलेंजेस आए, टेस्ला के इस आइडिया को काफी लोगों ने लाफ ऑफ भी किया, काफी स्केप्टिसिज्म मिला। इन्वेस्टर्स ने कहा कि अरे आप बैटरी पे गाड़ी कैसे चला दोगे, ये तो पहली बार हमने सुना है। देखिए आज 2024 है और आज इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ चुकी हैं। मैं खुद एक हाइब्रिड गाड़ी ड्राइव करता हूं जो कि ईवी और पेट्रोल है। तो लेकिन आज 2024 में आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करोगे ना कि पापा गाड़ी लेनी है, वो आपको कहेंगे कि बेटा इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना, ईवी लेना, हाइब्रिड लेना, पेट्रोल डीजल मत लेना, आगे जाके अब आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलनी है। लेकिन आज से 20 साल पहले कोई इस बात को मानने को तैयार था? कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। और कितने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स टेस्ला को उठाने पड़े। देखिए आइडिया आपके माइंड में आ गया, आपको रोकना चाहिए, आपको पैसा चाहिए, ओनली देन यू कैन एग्जीक्यूट एंड इंप्लीमेंट दैट आइडिया। तो कोई भी कंपनी है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई भी फाउंडर होगा, वो पहले फंडिंग उठाएगा, वो मार्केट से फंडिंग उठाएगा, इन्वेस्टर्स को मिलेगा कि मेरे आइडिया को पैसे दीजिए, अपनी जेब में से कोई पैसा नहीं निकालता है। Despite the high risk involved, Elon Musk recognized कि doing nothing would mean कि इस आइडिया को हम कैपिटलाइज ना कर पाए। किस आइडिया को? कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी
आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन लेके आ सकता है। तो लेकिन इलॉन मस्क ने कहा कि नहीं, इस आइडिया को तो कैपिटलाइज करना ही करना है। और आज देखिए टेस्ला इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनीज ग्लोबली, और इसने इंटायर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को मजबूरन पुश कर दिया है कि आप तेजी से ईवी के टूवर्ड्स मूव करें। ये एक आइडिया देखिए, कितना बिजनेस ऐसा करो कि भाई हजारों लोग वैसा ही बिजनेस करना चाहें जैसे आपने शुरू किया है। ऑनलाइन एजुकेशन 2016-17 में अनअकैडमी ने शुरू किया, बाद में चलो स्लीपी क्लासेस भी आया, लेकिन आज कितने सारे एडुटेक कंपनीज खुल गए हैं। आज एसएससी से लेके बैंकिंग से लेके यूपीएससी से लेके डेली करंट अफेयर से लेके ढेर सारे यूट्यूब चैनल हैं। तो बिजनेस मॉडल ऐसा करो कि लोगों का मन करे आपको एम्युलेट करने का। और आज टेस्ला ने मजबूर कर दिया है, ऑनलाइन कोचिंग ने मजबूरन फिजिकल कोचिंग सेंटर्स के तालों को, फिजिकल कोचिंग सेंटर्स के दरवाजों पे भी ताला लगा दिया कि भैया ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ेगा। टियर 4 टियर 5 सिटीज के जो बच्चे हैं वो दिल्ली नहीं आएंगे पढ़ने के लिए, वो ऑनलाइन बैठ के पढ़ेंगे। तो टेस्ला का ये फैसला, आज देखिए कि कितने सारे ऑटोमोटिव आज कितने सारे कार मेकर्स हैं जो कि अब शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो टेस्ला का फैसला टू इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट द रिस्क ऑफ फेलियर पेड ऑफ। तो ये 5 एग्जांपल्स आपके साथ मैंने बिजनेस जगत से डिस्कस करे, जहां पे पांचों आइडियाज बहुत रिस्की थे, फेल हो सकते थे, लेकिन नहीं, फेल नहीं हुए हैं। आइडियाज फेल भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर एक आइडिया काम करेगा, फेल भी होगा, लेकिन फेलियर को आप किस नजरिए से देख रहे हैं वो बहुत मैटर करता है कि आपका नजरिया, आपका दृष्टि क्या है। फेलियर से कुछ सीखने का है या आप उससे कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। और दोस्तों आइए नीव फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कीजिए, ये ऐसे फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कीजिए, ये मैंने खुद बनाया है, मेरे खुद के द्वारा क्यूरेटेड है, A to Z एंड टू एंड। यहां पे इवैल्यूएशन, मेंटरशिप, टेलीफोनिक कॉल्स सब कुछ मेरे द्वारा ही होंगी। कोई बीच में देयर इज नो आउटसोर्स कंटेंट राइटर, देयर इज नो आउटसोर्स इवैल्यूएटर, आई एम द ओनली पर्सन मैनेजिंग A to Z एवरीथिंग फॉर एसे राइटिंग। कोर्स को ज्वाइन करें, अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। अगर इसकी कीमत को देखेंगे 7650 है आफ्टर डिस्काउंट, लेकिन इसकी वैलिडिटी कब तक है? इसकी वैलिडिटी सितंबर 2025 तक है। तो मेरे हिसाब से अगर अभी भी अक्टूबर का टाइम है, 1 साल का पीरियड पड़ा है, 11 महीने का पीरियड पड़ा है, तो 700 रुपीज पर मंथ इज नॉट अ बैड डील फॉर गेटिंग एन एज इन एसे राइटिंग। और एसे फाउंडेशन कोर्स में इन्वेस्ट करना एट दिस प्राइस इज समथिंग विच यू कैन ऑफ कोर्स डू। तो दोस्तों अगर आपको ठीक लगे तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिएगा, और मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगा। थैंक यू सो मच।